हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों पर हम बात करते रहे हैं। संसद और विधानसभाओं में पास होने वाले बिल या ऐसे लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जिन पर देश में एंजाइटी हुई, डाउट हुआ, लोग जानना चाहते थे कि इस बिल में क्या आ रहा है, लोगों ने मुझे लिखा और मैंने उस पर वीडियो बनाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का मकसद आम लोगों को आम भाषा में लॉ के मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस को समझाना है। वक्फ को लेकर देश में एक डर का माहौल है, वसवसे हैं, एंजाइटी है, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। 2022 में हरनाथ सिंह यादव ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था वक्फ के बारे में। कई चीजें उसमें कही कि 2009 से वक्फ की प्रॉपर्टी डबल हो गई। भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, भ्रम फैलाए जा रहे हैं। वक्फ क्या है? वक्फ एक आइडिया है सोशल सर्विस का, समाज कल्याण का। इस्लामिक लॉ का एक प्रिंसिपल है कि रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस के लिए मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंटली डेडिकेट कर दी जाए गॉड को। जो वक्फ करता है प्रॉपर्टी उसकी नहीं रहती, उसको वाकिफ कहते हैं। हनफी लॉ के अलावा मुस्लिम लॉ के किसी स्कूल में वाकिफ अपने लिए कोई इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में नहीं रख सकता है। वक्फ अल्लाह के लिए हो गया, प्रॉपर्टी डेडिकेट कर दी गई, उसमें एक परमानेंसी आ गई। ट्रस्ट के लॉ के सिलसिले में लोग जानते हैं ट्रस्ट और वक्फ में कुछ अंतर हैं, उन अंतर की बात कभी होगी। लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि 2-3 वीडियो बनाकर ये जो वक्फ एक्ट है जिसको बदले जाने की बात हो रही है, इसमें क्या है इसके बारे में बताया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ का सबसे ज्यादा रेगुलेटेड प्रावधान वक्फ है। वक्फ पर एक जमाने से स्टैट्यूटरी लॉ बनता रहा। इस एक्ट को भी भारत की संसद ने पास किया था। वक्फ लॉ में यह कहा जाना कि सरकार की शक्तियां नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, एक झूठ है। आज वक्फ क्या है उसके लिए वक्फ एक्ट देखते हैं जो संसद ने पारित किया है। इस एक्ट में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक परमानेंट डेडिकेशन है। ये सेक्शन 3 सब क्लॉज आर है जिसमें प्रॉपर्टी परमानेंटली डेडिकेट की गई हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, एक ऐसे पर्पस के लिए जो मुस्लिम लॉ में पायस हो, रिलीजियस हो, चैरिटेबल हो। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद के केस में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बाबरी मस्जिद को एक वक्फ साबित नहीं कर पाई थी। यह कह देना कि वक्फ के किसी मामले में किसी कोर्ट को कोई पावर नहीं है, यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है। फिर वक्फ अलल औलाद एक कंसेप्ट है, कुछ कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है, लेकिन उसमें भी यह कहा गया कि जब वो औलाद, वो लाइन ऑफ सक्सेशन फेल हो जाए
तब फिर प्रॉपर्टी और उसकी इनकम जो है वो एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत लोगों को नहीं मालूम, नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकते हैं, हिंदूज भी वक्फ कर सकते हैं, लेकिन उसूल ये होगा कि जो वक्फ का ऑब्जेक्ट हो वो हिंदू लॉ और हिंदू धर्म के हिसाब से भी लॉफुल हो। इसलिए अगर कोई हिंदू मस्जिद बनाना चाहे तो वो वक्फ वो नहीं बना सकता, लेकिन हॉस्पिटल बनाना चाहे, कोई स्कूल बनाना चाहे, कोई धर्मशाला बनाना चाहे तो बना सकता है। 1921 के जजमेंट हैं इस पर कि मुसलमान होना वक्फ के लिए जरूरी नहीं है। यह कह दिया जा रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी को कह देते हैं कि यह वक्फ है और वो वक्फ हो जाती है। ऐसा है नहीं। किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कहना आसान नहीं है। वक्फ के लिए सर्वे होता है। सर्वे कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। किसकी कॉस्ट पे सर्वे होता है? स्टेट गवर्नमेंट की कॉस्ट पे होता है। स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट मेंटेन करती है सारे औकाफ की। उस लिस्ट को बनाने से पहले सर्वे कमिश्नर सेक्शन 4 वक्फ एक्ट संसद ने पारित किया है, उसके तहत इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी में लिखेगा कि पूरे नंबर ऑफ औकाफ कितने हैं, उनकी नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हर औकाफ का। किसी का धर्मशाला हो सकता है, किसी का स्कूल हो सकता है, किसी का विधवाओं के लिए आश्रम हो सकता है, किसी का मस्जिद हो सकता है, किसी का मदरसा हो सकता है। वो लिखेगा कि उसकी ग्रॉस इनकम वक्फ की क्या है, उस पर खर्चा कितना होता है, एक्सपेंडिचर क्या है और कितना अमाउंट ईच वक्फ, हर एक वक्फ के लिए लैंड रेवेन्यू में देना है, सेसेस में देना है या कोई और टैक्स देना है। जब सर्वे कमिश्नर या असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर जो राज्य ने नियुक्त किए हैं इंक्वायरी करता है, तो इंक्वायरी करता है विद ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। उसको पावर होगी समनिंग एंड एग्जामिनिंग विटनेसेस, गवाहों को बुलाएगा सर्वे कमिश्नर। उसको अधिकार होगा कि वो ऑर्डर करे कि लाओ रिकॉर्ड प्रोड्यूस करो, कौन सा सरकारी रिकॉर्ड है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो साबित करता है कि यह वक्फ है। वो लोकल ली जाकर इंस्पेक्ट मौके वारदात पे कर सकता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि एक बार के सर्वे में संतुष्ट हो जाए, तो वो दूसरा सर्वे और सब्सिक्वेंट सर्वे करा सकती है। जब ये स्टेट के नियुक्त लोग सर्वे कमिश्नर्स सर्वे कर देंगे, तब सर्वे कमिश्नर एक रिपोर्ट बनाकर वक्फ बोर्ड को भेजेगा। मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड की नियुक्तियां भी राज्य सरकार करती है। सरकार का कंट्रोल है वक्फ पर। यह कहना कि सरकार का कंट्रोल नहीं है, यह कानून को गलत तरीके से, मोटिवेटेड तरीके से पढ़ना है। सरकार के सर्वे कमिश्नर्स ने रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेज दी। वक्फ बोर्ड को 6 महीने के अंदर अंदर उसको वापस सरकार को भेजना है और फिर सरकार सरकारी गजेट में उन सारी प्रॉपर्टीज को पब्लिश करेगी। किसी भी प्रॉपर्टी को यह कह देना कि यह वक्फ है, यह आसान नहीं है। कहानी यह है
कि बहुत सी प्रॉपर्टीज जो वक्फ हैं उस पर इलीगल कब्जे हो गए। वक्फ में जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो मुसलमानों ने किया, मुतवल्लियों ने किया। जिनको वक्फ का मैनेजर बनाया गया था वो ट्रस्टी नहीं थे ट्रस्ट लॉ के तहत, वो मालिक नहीं थे वक्फ प्रॉपर्टी के, वो मैनेजर थे, सुपरिंटेंडेंट थे। लेकिन उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी में करप्शन किया, खुर्द बुर्द की, बेच डाली, गिफ्ट कर दी, लोगों को दे दी, अपने इस्तेमाल में ले आए। रेवेन्यू अथॉरिटीज अपने रिकॉर्ड में इंडिकेट करेंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है। फिर उसके बाद जब आप आ जाएं कि डिस्प्यूट अगर हो जाए वक्फ को लेकर, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो डिस्प्यूट या तो अथॉरिटीज, वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली जो मैनेजर है वो एक ट्रिब्यूनल में ले जाएगा। ट्रिब्यूनल में कौन होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा और ये ट्रिब्यूनल के लॉ का प्रिंसिपल है कि आमतौर से ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस फाइनल होते हैं, फिर उनके विरुद्ध आप सिविल कोर्ट में नहीं जाते। आपको या तो सुप्रीम कोर्ट का फोरम मिलता है या हाई कोर्ट का फोरम मिलता है या फिर आप रिट ज्यूरिसडिक्शन में जाते हैं। बहुत से हैं इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स देश में, तकरीबन 70 ट्रिब्यूनल्स हैं। फिर एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है कि आप ट्रिब्यूनल में जब राज्य ने ऑफिशियल गजट में लिस्ट पब्लिश कर दी औकाफ प्रॉपर्टीज की, तो उसके विरुद्ध 1 साल के अंदर अंदर जाएं। 1 साल ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। किसने पब्लिश की लिस्ट? सरकार ने। किसकी इंक्वायरी और रिपोर्ट पर पब्लिश की? सरकार के सर्वे कमिश्नर्स की। कोई पार्टी अगर एग्रीव्ड है कि भाई लिस्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं आनी चाहिए थी, वो जा सकती। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है। कौन है इसमें ट्रिब्यूनल्स में? एक आदमी वो होगा जो स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज और सिविल जज ऑफ क्लास 1। ये चेयरमैन होगा ट्रिब्यूनल का। दूसरा आदमी कौन होगा? जो स्टेट सिविल सर्विसेज का हो। अगर बिहार का मामला है तो बीपीएससी जो एग्जाम करती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज का, उसका अफसर हो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम। और तीसरा व्यक्ति वो होगा जिसको नॉलेज हो मुस्लिम लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस की। मेरे तकरीबन 30-35 साल के लॉ के जीवन में मुस्लिम लॉ का मैंने बहुत बड़ा स्कॉलर किसको पाया, जो अभी दुनिया से चले गए, प्रोफेसर जीवी अजप्पा। सोते से भी अगर उनको उठाओ और इनहेरिटेंस की कोई प्रॉब्लम पूछो तो प्रोफेसर जीवी अजप्पा जवाब देंगे। मुस्लिम लॉ पर कौन सी किताब पढ़ी? सरदीन शाह फिरदुंजी मुल्ला, एक पारसी की, वर्मा की किताब है मुस्लिम लॉ पर। पूनम प्रधान सक्सेना जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की वाइस चांसलर थी, वो मुस्लिम लॉ की एक्सपर्ट। तो इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ट्रिब्यूनल का मेंबर मुसलमान होगा। फिर सेक्शन 83 में कहा गया कि ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट अपील नहीं होगी, लेकिन हाई कोर्ट कोई भी रिकॉर्ड मांग सकती है। बोर्ड की एप्लीकेशन पर, अपने आप, या कोई व्यक्ति जो ट्रिब्यूनल के डिसीजन से एग्रीव्ड है या इफेक्टेड है।
इस वक्फ एक्ट में जो भारत सरकार ने पास किया, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होगी। कौन अध्यक्ष होगा? भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर, जो वक्फ का इंचार्ज होगा। 3 और लोग केंद्र सरकार नॉमिनेट करेगी, जो रिप्रेजेंट करेंगे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग ऑल इंडिया कैरेक्टर एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। कोई फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ सकता। ऑल इंडिया कैरेक्टर हो और राष्ट्रीय चरित्र हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रतिनिधि भारत सरकार नॉमिनेट करेगी। 4 इमिनेंट लोगों को भारत सरकार नॉमिनेट करेगी, जिनका एक्सपर्टाइज हो एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, आर्किटेक्चर में, मेडिसिन में। 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। फिर जो बोर्ड चेयरमैन है, देश में तकरीबन 32 बोर्ड हैं, अलग अलग राज्यों में, कुछ यूनियन टेरिटरीज में, वो बाई रोटेशन आएंगे। फिर 2 लोग ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों या हाई कोर्ट का जस्टिस रह चुके हों। फिर 1 एडवोकेट होगा नेशनल इमिनेंस का। अब फिर 1 आदमी होगा जो मुतवल्ली को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 इमिनेंट स्कॉलर्स होंगे मुस्लिम लॉ के, जीवी अजप्पा जैसे, पूनम प्रधान जैसे, सरदीन शाह फिरदुंजी मुल्ला जैसे। इसमें कहीं यह नहीं लिखा कि ये मुसलमान होंगे। कौन रूल्स बनाएगा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के? वक्फ एक्ट ने कहा भारत सरकार। कौन ऑडिट कराएगा फाइनेंसेस की? ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करेगा? वक्फ एक्ट ने कहा भारत सरकार। इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए पैसा कहां से आएगा? एक्ट ने कहा हर वक्फ बोर्ड अपनी इनकम का 1% उनको देगा। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और किसी वक्फ बोर्ड में, कहां जाएगा? बोर्ड ऑफ एडजुडिकेटर्स के सामने। ये बोर्ड ऑफ एडजुडिकेटर्स कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन होंगे इसमें जज? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वक्फ बोर्ड इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है। इस स्टैट्यूट की सेक्शन 13 के तहत ऑफिशियल गजेट में स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। 5 साल टर्म होगा। वक्फ बोर्ड के लिए यह शर्त है कि उसके मेंबर्स नॉमिनेट तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो मुसलमान होने चाहिए। जिस तरह मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट के तहत ओनली अ हिंदू कैन बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। जो 4 धाम में बोर्ड बना, उसमें भी यह शर्त थी। हिंदू की परिभाषा आर्टिकल 25 में इंक्लूड करती है सिख को, जैन को, बुद्धिस्ट को, लेकिन जब एक हिंदू टेंपल के लिए बोर्ड बनेगा, उसमें सिर्फ हिंदू आएगा, सिख, जैन और बुद्धिस्ट नहीं आ सकता। मेरा प्रयत्न यह रहेगा कि मैं आने वाले वीडियोस में वक्फ एक्ट के और प्रावधानों के बारे में आपको सही सही कानूनी जानकारी दे पाऊं, ताकि जो सरकार बिल लाए उसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, क्या क्या चीजें मिसमैनेजमेंट को खत्म करने के लिए हैं,
और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर कोई विवाद हो सकता है। मैंने सुना है कि एक प्रावधान ये आने जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में औरतों को जरूर मेंबर बनाया जाए। मैं समझता हूं ये प्रावधान स्वागत योग्य होगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। अफवाहों पर ध्यान न दें। जो कानून संसद ने बनाया है उस कानून को पढ़ें और समझें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।